हाँ जी, इसके बाद अगर हम बात करें, एक बार प्लीज़ जो आपने क्लाउड बनाया है उस क्लाउड में आपने क्या क्या लिखा है गुरलीन, एक बार प्लीज़ रिपीट करेंगे आप? यस सर। हाँ जी। सर क्लॉज ए में टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज बी चेरिश एंड फॉलो, हाँ जी। क्लॉज सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, यस। एंड क्लॉज डी में टू डिफेंड द कंट्री। यस। इतना ही लिखा है सर हमने। एंड ई, दैट इज अ टू सर प्रमोट, ई में, टू प्रमोट यस सर, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड. हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड, Yes. And एंड second thing is denounce the practices derogatory to the women's. ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली, ठीक है। तो अगर हम ओवरव्यू लेते हैं, एक बार फिर से हम वापस आते हैं 5 मिनट के लिए इसको, कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि चैप्टर 4A दैट इज इंसर्टेड बाय 46 अमेंडमेंट, सॉरी 42nd अमेंडमेंट 1976. Originally, fundamental duty chapter was not in existence at the time of the introduction of the Constitution. Chapter 4, there are 10 duties were inserted, 10 duties were given, and these duties were recommended by the Swan Singh Committee. Okay, and these are the code of moral precepts, and due to the code of moral precept, these are non-justiciable and they are not enforceable. It is just like a moral duty and a civic duty. Okay, and these duties are only applicable for the citizens, means non-citizens, these are not applicable for the non-citizens. आपने देखा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर किसके लिए है? हाँ जी, ओनली सिटीजन। Only for the citizen. only for the citizen. And there were 10 duties in originally when it was inserted, but by the 86th amendment 11th duty was inserted, that is a duty of the parent to provide duty of parents to send their children to the school from the between the age of 6 to 14 years. Okay, this is the 11th duty was inserted. इसके बाद हमने देखा कि क्लाउड के जरिए कि कौन कौन सी ड्यूटी किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, किस तरीके से हमको इन्हें एक बार याद करना है। तो आपने देखा कि ए से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेकेंड, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। थर्ड, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। एंड डी, दैट इज डिफेंड द कंट्री व्हेन नेशन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। एंड ई इज टू प्रमोट द हार्मनी and common brotherhood and denounce the practices derogatory to the women. I think this clear to all of you. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या आप लोगों को कुछ याद हुआ या नहीं हुआ? तनुजा, यस सर। आप लोगों को ये यस कुछ सर, याद हुआ। थोड़ा सा आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो ड्यूटी है ना आपको याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ देता है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पता हैं, कम से कम आप बता दें, यस अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, cherish and follow the noble ideals, uphold and protect the sovereignty, integrity and unity of India, defend the nation when called upon to do so, promote the harmony and common brotherhood, denounce the practices derogatory to the women. E. Okay, now yes Prashant. हाँ सर प्रशांत। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, क्या मेरे एंड पे या फिर हाँ एक्चुअली तुम्हारे में नेटवर्क होगा, आई थिंक हमें लग रहा है। सृष्टि, आपके यहाँ पर कैसी, एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. हम लोग Yes, क्या sir. clear सर है? ओके प्रशांत, कुछ प्रॉब्लम है आपकी तरफ, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए एक बार प्रशांत। ओके, हाँ, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट ड्यूटी है दैट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। तनुजा, व्हाट इज द नेक्स्ट ड्यूटी? ई के बाद अगर बात करेंगे हम एफ में, To value and preserve the rich heritage of our composite culture. अवर कंपोजिट कल्चर। तो यहां पर आप जो लिखेंगे एरो दे करके, दैट इज अ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ना, इन्हीं से अंदाजा लगा लेना है कि इसके आगे क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अनुज? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। नाउ जी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, बहुत बार पूछी गई है कई सारे एग्जाम्स में। जी, इसको आप एक बार थोड़ा सा बहुत एम्फेसिस करेंगे, प्लीज रीड करेंगे कोई भी।
To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. Okay, correct, correct. What are the provisions which protect the environment under Indian Constitution? Anyone, please? सर डीपीएसपी में 48 है 48 और इसके अंदर 51 एजी है फंडामेंटल ड्यूटीज और भी कोई है, बता Nothing. सकता है? A fundamental right to have a clean environment अंडर आर्टिकल under 21 Article 21, अंडर आर्टिकल 21 एंड DPSP 48. 48, ओनली 48 और 48A? 48 ए 48A। देखिए कितना कंफ्यूजन है आप लोगों को। प्लीज सी Yes, द sir, सी द 48A आर्टिकल है। 48 एंड 48A, दोनों ही देख लीजिए। आज आप लोगों ने देखा वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हुआ है। एंड प्लीज सी व्हेन दिस इज इंसर्टेड 48A वाज इंसर्टेड। So 42nd Amendment Act. 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इट मीन्स जब DPSP जोड़ी गई, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, तभी ये DPSP जोड़ा गया। क्यों? Yes, sir. Yes, तो, sir. एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे 48 में क्या है। So 48 गांधीयन प्रिंसिपल है जी हाँ, और वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। मतलब काउ स्लॉटरिंग नहीं होगी। यस सर, काउ और- स्लॉटिंग और जो भी कैटल ब्रीड है मतलब जो रिलेटेड कि यूजलेस नहीं है उसका हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते ना। जो यूजलेस है उनका हो सकता है। क्या है, एनिमल हस्बेंड्री शुड बी ऑन द बेसिस साइंटिफिक मेथड, उनका डेवलपमेंट किया जाए ब्रीड्स का। क्यों? यस सर। तो ये आपने 48 पे देखा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे आज के बाद कभी भी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पर है। आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। सेकेंड 48A, दैट इज अ रीड 48A। Protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। यस प्लीज एक बार रीड करिए। The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Yes. So I think now it is clear. 51 capital A G that provide the improvement and protection of environment. और कैसे है एक बार रीड करेंगे प्लीज। यहाँ पर बहुत ऐसा होता है ना, हम बताते हैं आपको, क्वेश्चंस आते हैं जब, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन देख दिया जाता है, तो बोला जाता है कि कौन सा DPSP इसमें से नहीं है। तो DPSP में क्या दिया गया है, इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ जी, लेकिन अंदर क्या दिया गया यही तो जानना है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बता देंगे ये DPSP फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। rivers, बहुत कुछ है सर। एक बार रीड करिए पूरा। हाँ जी, To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife. ओके, ये चारों वर्ड आप लोग ध्यान दीजिए। एक बार फिर से रिपीट करिएगा गुरलीन। अंडर 48A टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, Sir, 51A. नो 51A में नहीं, अभी आप 48A का रीड करेंगे प्लीज। अच्छा 48A में तो सर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रही हूँ। नहीं 48A और 51G में देखिए क्या डिफरेंस है प्लीज। ओके सर। सर 48 कैपिटल A में दिया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ओनली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, करेक्ट? जी सर। करेक्ट, हाँ ओके जी। ओके। एंड नाउ 51A, अब ड्यूटी आती है आपकी, जो 51A में जो ड्यूटी है आपकी वो क्या है, G में दी गई है जो, प्लीज उसको रीड करेंगे। To protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife. यहाँ Okay. सर 4 चीज दी हुई यहाँ है। पर दो चीजें क्या ऐड हुई हैं तनुजा? Lakes and rivers. लेक्स एंड रिवर्स, ये दोनों चीज़ें क्या है, ड्यूटी बना दी गई कि आप लोग क्या करिए, इनको गंदा मत करिए, इनमें आप जहर मत डालिए, इनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट मत डालिए ताकि मछलियाँ मर जाएं। बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, खासकर MP में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, तालाब में जो मछली जो फिशिंग है वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए। किसी ने देखा है अनामिका? यस सर। होता है कि नहीं आप होता सही है? है। वहाँ पर होता Yes, है। sir, होता हाँ जी, है। तो ये ऐसा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होता है, मछली नहीं मरती हैं, उसके अलावा क्या होता है,
सिर्फ फिर दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। बिल्कुल, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं। आप करिए फिशिंग इज ओके, करेक्ट, ठीक है, आप करिए फिशिंग, लेकिन फिशिंग करने का ये तरीका नहीं है कि आप करंट दे दीजिए उस पानी में ताकि जो भी है सब खत्म हो जाएगा। मछलियां तो मरी जाएंगी, लेकिन और भी चीजें हैं जिससे क्या हो जाएगा, इकोलॉजी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So one point, so where it is mentioned in the fundamental rights, the fundamental right to have a clean environment. Article 21, Tanuja. It is interpreted by the Supreme Court. Under which judgment, कहाँ पर कौन सा जजमेंट है जहाँ पर बोला गया right to clean environment is a fundamental right? अनामिका? अनामिका, Yes, sir. किस जजमेंट में कहा गया था राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट? हाँ जी, Sir, Occupational Health and Safety Association versus Run of India. बहुत सारे जजमेंट हैं इस पर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट के ऊपर। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स अ होलसम इन्वायरमेंट। ओके, MC मेहता से रिलेटेड कई केसेस, एक बार प्लीज़ इनको आप लोग ध्यान देकर के आप देखिए एक बार। जैसे अगर बात की जाए राइट टू क्लीन वाटर एंड एयर, तो कौन सा केस है? याद है आपको वो सुभाष कुमार versus State of Bihar. सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ Bihar. बिहार। इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस हैं, आप लोग उनको ध्यान देकर देखेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग सर्च करके आप लोग को मैंने केसेस बताए भी हैं, ठीक है, और बहुत माइनर सा मिस्टेक्स है, ठीक है। वह माइनर सा क्या है, डिफरेंस है, नॉट मिस्टेक, माइनर डिफरेंस है, ठीक है। इसके साथ ही ये आपके जो आपने देखा कि 51G आपने देखा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, प्लीज, और या नेक्स्ट ड्यूटी? So to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. ओके, तो ये किस लिए है? ये जो लोग काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की गई है तनुजा? टू डेवलप So to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. ओके, इट मीन्स अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी हो, प्राइवेट हो, गौर कुछ भी हो, A to Z, भले आप एक छोटा सा आपने कोई वेंचर खोल रखा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करें, आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, कुछ नई चीज़ें डेवलपमेंट करें, रूढ़िवादी विचारधाराओं में ना पड़े रहें, रिफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ते रहें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सृष्टि? Yes, sir. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Citizens. सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो पहले बैलगाड़ी से चलते थे और अगर उनको ट्रैक्टर मिल रहा है या बैलों से पहले वो जुताई करते थे, लेकिन अगर उनको अब ट्रैक्टर अवेलेबल करा रही है सरकार, तो वो रूढ़िवादिता में ना पड़े रहें। क्या करें, वो उसका इस्तेमाल करें और क्या करें, सहयोग किस चीज़ में करें हमारा? So to develop the scientific टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड रिफॉर्मेशन। अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे, backward ही रहें। ठीक है। हम क्या रहेंगे, रूढ़िवादिता में पड़े रहेंगे, तो हम ऑर्थोडॉक्स ही रह जाएंगे। हम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? आज हम मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा ने मना कर दिया होता कि नहीं कोई फ़ोन नहीं छुएगा, तो कैसे क्लास लेते फिर आप लोग, बताइए? या फिर आपके घर में अभी भी, मतलब मेरे घर में तो अभी भी ऐसा ही है, आई थिंक, मतलब अगर आप 4 घंटे 5 घंटे फ़ोन लेकर के बैठे रहना ऐसे, तो लोग कहेंगे कि ये बर्बाद हो गया। क्यों? Yes, sir. ऐसा है ना। अभी कुछ दिन से ये ट्रेडिशन बदला है, आई थिंक, जब से ये कोरोना आया है, माँ बाप ने शायद कहना छोड़ दिया है, वरना इससे पहले क्या कहते थे अनामिका? बिगड़ गए सर। हाँ, इससे पहले यही था कि मतलब बच्चा आप लोग 6 घंटे क्लास ले रहे हैं आजकल, 6 घंटे अगर आप किसी से बात कर रहे होते ना, अगर कहीं फेस टू फेस, तो वो कहते पता नहीं क्या बात करते हैं ये लोग आपस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन वाज जीरो एट दैट टाइम,
मतलब वीडियो कॉलिंग पे बात का मतलब इतना बड़ा जुर्म कि मतलब उसकी तो सजा बहुत ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन नाउ एवरीवन इज डूइंग वीडियो कॉलिंग, एवरीवन इज डूइंग कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, क्लासेस। आजकल वीडियो कॉलिंग इज वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये क्या है, अगर आप इस रूढ़िवादिता में पड़े रहते तो आप यहां तक रिफॉर्मेशन नहीं होता। सबके घरों में 10-10 हज़ार रुपए के फ़ोन नहीं होते। आज लोगों के पास अब मोबाइल से देखते हैं, कोई टेलीविज़न नहीं देखता है। तो ये डेवलपमेंट का एक ट्रांजिशनल डेवलपमेंट हो रहा है जो एक्सेप्ट करती है सोसाइटी। जो सिटीजन्स को कहा गया कि आप क्या करिए, हाँ, जियो क्रांति तो नहीं कह सकते बिकॉज वी कैन नॉट प्रमोट जियो हियर, आई कैन नॉट यूज दिस वर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, आप कुछ रिसर्च करें, नई चीज़ें बनाएं, रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, every citizen, not individual, every citizen. Is it clear? Yes, sir. Now another duty, the duty to strive towards the excellence. क्या है, एक बार रीड करेंगे प्लीज? नेक्स्ट ड्यूटी। So to safeguard public property and to absorb violence. यस यस यस, हाँ, ये strive towards the excellence is different। क्या है यहाँ पर कि आप लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाना शुरू कर देते हैं ना, कि मालूम हुआ कि पहले वाले में कितना लिखेंगे ऐसे, लाइक टू डेवलप द to develop the scientific temper, no, to develop the scientific temper, that's it. ओके ओके। आपने देखा कि जी में आपने इम्प्रूवमेंट इन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एंड जी के बाद क्या लिखा? एच, दैट इज अ टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, एंड आई दैट इज अ To safeguard public safeguard टू property. सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट वायलेंस। जैसे आप क्या हैं, आप सिटीजन हैं, माना ठीक है, कहीं पर जैसे कि अभी हम बात कर लें, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी की हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स? क्या ड्यूटी सिटीजन्स की होनी चाहिए थी? अगर किसी ने गाड़ी चढ़ा भी दी थी किसानों के ऊपर, तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर दैट? सर FIR कंप्लेंट। आप वहाँ पर अगर होते तो क्या करते? आप गाड़ी में आग लगा देते, उनको तुरंत मार देते? whether you are entitled to do this, या whether mob No, is sir. entitled to do this। अगर आपको पता नहीं है कि वो माना मिनिस्टर का लड़का था, इट्स ओके, बट अगर पता चला, अभी थोड़े दिन बाद पता चले कि मिनिस्टर का लड़का पागल था, तो आप क्या करेंगे बताइए? ही वॉज इनसेन। अगर मिनिस्टर का लड़का इनसेन निकला कल को और पता चला कि वो तो पागल था और उसने गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, उसको तो पता ही नहीं था व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट और रॉन्ग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन व्हाट यू विल डू? आपने जिन लोगों को मार दिया या जिन गाड़ियों में आग लगा दी, जो ये 6, 7, 8, 10 लोग और मर गए उसके साथ, तो आप क्या एक्सक्यूजेस देंगे? ये जो लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, इसका क्या है? वाई यू आर बाईपासिंग द लॉ? यू आर टेकिंग लॉ इन योर हैंड एंड यू आर सेइंग दैट कि हम डिसीजन लेंगे, हम डिसाइड करेंगे। वेदर अगर आप ही डिसाइड कर लेंगे तो ठीक है, छोड़िए ना फिर कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन इज, एवरीवन इज अबव द लॉ। अगर ऐसा ही है तब तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे? हम उसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। कहाँ पर? हॉब्स, लॉक, रूसो के समय में। और क्या था? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वॉज इनसिक्योर। हम अपने बच्चे को छोड़कर अपने घर में जाते थे, पता चलता था पड़ोसी आदमखोर, वो मार के खा जाते थे। लाइफ, लिबर्टी, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, जैसे ही निकलेंगे दूसरे लोग हमको मार के खाने के लिए तैयार रहेंगे। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। जैसे ही कुछ आप घर में रख करके बाहर गए कोई काम करने के लिए, बिकॉज लॉक्स नहीं थे उस समय ना, खुले में सामान पड़ा रहता था, सिर्फ छत भी नहीं बनाते थे, पेड़ पौधों से ही शरण लेते थे। ठीक है, कुछ खो है या कुछ केव्स हैं, उनमें ही तो रहते थे, तो वहां पर कोई ताला तो था नहीं। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वॉज इनसिक्योर इन दैट टाइम। नस्टिस, लाइफ वॉज नस्टी, ब्रिटिश दैट टाइम। तब जाकर के लोगों ने सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया था, दैट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वी इस्टेब्लिश द स्टेट। हमने स्टेट को इस्टेब्लिश किया टू प्रोटेक्ट अवर राइट एंड लाइफ, टू प्रोटेक्ट अवर राइट्स। We have surrendered our rights to the state and we are not following the, we are not, we don't have faith on the state. We don't have faith on the government. We don't have faith on the organ of the government, judiciary, executive, legislature. Are you getting my point? यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसीलिए कहा गया, क्या एक बार रीड करेंगे? What is the duty? कौन सी ड्यूटी है ये? I1. Yes.
to safeguard public property and to observe violence. टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। जहां कहीं भी वायलेंस हो जाए होगा वहां से आप क्या करेंगे? किनारा करेंगे। अगर कहीं पर वायलेंस हो रहा है वहां से हटेंगे आप। दूसरी चीज, दूरी बनाएंगे। और क्या करेंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से क्या करेंगे? आप प्रोटेक्ट करेंगे। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, किसी तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी किसकी है? वो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, It is ours only, no? इट इज़ अ, Sir, it belongs to every yes, it belongs to citizen. every citizen. It belongs to every citizen. अगर आप चाहते हैं कि बसेस को जला दीजिए, लेकिन वो टैक्सेस कलेक्ट होकर के बस बनने में कितना टाइम लगा, उसे कितना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया? 1 मिनट में उस बस में आग लगा दी। ठीक है, तो आपको अपने इस आपा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मीन्स अपने इस जो सडन प्रोवोकेशन है इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी किसी ने सडन प्रोवोकेशन की बात की थी। When sudden provocation can be taken as a defense, anyone please? बताइए। सर हीट ऑफ द मोमेंट में होता है। नहीं, कैसे? मतलब जैसे पड़ोसी के बच्चे को कोई मार के चला जाए और मैं उसको गोली मार दूं, दिस इज सडन एंड प्रोवोकेशन। नो सर, यू हैव अ प्रूडेंट लाइन टू डिसाइड। तनुजा, सडन प्रोवोकेशन Yes, किसके पास सडन प्रोवोकेशन है? राइट ऑफ सडन प्रोवोकेशन किसके पास है? कौन डिफेंस की तरीके से यूज कर सकता है? Private defense में you can ऐसे use. लेकिन ये सडन प्रोवोकेशन वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ हो, जिसको प्रोवोक किया गया हो, That is what. एंड दैट इज अ डायरेक्ट प्रोवोकेशन। डायरेक्ट प्रोवोकेशन, For his her private defense. यस। तो अगर ये बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर के लड़के ने 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और 4 लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी और वो 4 लोग एक गांव के थे, तो जो मॉब है, वेदर मॉब कैन टेक अ डिफेंस ऑफ सडन प्रोवोकेशन? No. हाँ, आभा प्लीज। गुरलीन, यस सर, नहीं ले सकते सर मॉब। सडन प्रोवोकेशन का ग्राउंड किसके पास है? सिर्फ उन्हीं 4 लोगों के पास था, अगर वो जिंदा नहीं, बचे उन होते। 4 लोगों के पास है, उसके साथ ही उनकी फैमिली के पास है, क्योंकि उनके बच्चे मारे गए, हैं, गुस्सा उनको ज्यादा है। सडन प्रोवोकेशन उनके पास आ सकता है, लेकिन इंडिया में प्राइवेट डिफेंस अगर कोई भी पर्टिकुलर पब्लिक में भी है, किसी को मार रहा है, तो उसको भी वो प्राप्त है कि सडन प्रोवोकेशन में वो मार सकता है दूसरे व्यक्ति को। सडन प्रोवोकेशन में इंग्लैंड में नहीं है, बट यहाँ पे है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। आपने जो बात कही यहाँ पर, क्या बात है वो? कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन एंड पर्सन विद हिम, उसके साथ जो भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट रश्मि? मतलब Yes, sir. आपको अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ को बचाने का अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का। दूसरा, प्रॉपर्टी और उसके साथ ही क्या है? आपका जो नियर एंड डियर वन है, अगर उसके ऊपर भी कोई अगर अटैक करता है तो आपको उसको भी बचाने का प्राइवेट डिफेंस है ना? क्यों? यस सर। ऐसा है, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि 50 गांव के लोग इकट्ठे होकर के और पुलिस के ऊपर अटैक कर दें, वेदर इट इज अ सडन प्रोवोकेशन? आर यू गेटिंग? No, sir. one or No, two sir, person just one or plan. two person who are dear and near one, they have a sudden provocation. सब कोई नहीं कि कोई भी आए किसी भी गांव से, किसान और आकर के पुलिस आई हुई है, भाई मत करिए, लेकिन आप सडन प्रोवोकेशन में आप क्या कर रहे हैं? ईंट पत्थर चला रहे हैं। दिस इज नॉट अ सडन प्रोवोकेशन, इट इज अ प्लान्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है? डोंट डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड ऑब्जर्व वायलेंस। किसी भी तरीके का वायलेंस, उससे दूरी आपको बनानी है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सिटीजन विच इज गिवन अंडर प्लीज Under clause I. fundamental duties. अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज क्लॉज 51 capital A clause I. आई। ओके, करेक्ट। यस प्लीज, नेक्स्ट ड्यूटी के बारे में बात करते हैं प्लीज। So to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Okay, it means it is a responsibility, it is a duty of every citizen that everyone should strive towards the excellence.
हम एक अगर छोटा सा अगर कारखाना चलाते हैं ना, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम लगातार अपना काम क्या करेंगे, टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस, कितना अच्छा प्रोडक्ट बना करके मार्केट में ले आए, या कोई रिसर्च कर रहे हैं, कितना अच्छा रिसर्च करके पब्लिक में ले आए, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस। इट शुड बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कितना अच्छा वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करे कि क्या हो एक्सीलेंस क्रिएट हो उसमें। ठीक है, आपने देखा होगा नोबेल वो मिलते हैं कौन से, गवर्नमेंट सर्विस में लोगों को क्या मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड, हाँ जी, पद्मश्री, पद्मभूषण एंड पद्म विभूषण। तो ये किस लिए दिए जाते हैं, फॉर द एक्सीलेंसी इन their services. यस, इन द एक्सीलेंसी इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये एक्सीलेंसी इन पब्लिक सर्विसेज आपकी तय करती है सरकार। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, आप सोनू सूद बन रहे हैं, या आप बीइंग ह्यूमन बन रहे हैं, या आप और कुछ बन रहे हैं, लगता है सरकार को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये काम अप्रिसिएबल है, देन ये काम एक्सीलेंस की तरफ आपने खींचा है, आपको क्या मिलेगा, आपको सरकार बहुत सारे ऐसे सिविलियंस अवार्ड हैं जिनसे आपको क्या करेगी, अवार्ड आपको देगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ आई थिंक लास्ट अब आपका बचा होगा एक ड्यूटी, दैट इज 11th ड्यूटी। Yes, sir. So, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or, as the case may be, what between the age of 6 and 14 years? Okay, so this is 11th duty that is added by the 86th Amendment 2002, and duty towards the parents क्या है, parents should send their children to the schools from 6 to 14 years, from the between the age, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, between the age, at the age कहाँ पर है, कुरलीन, Yes, sir. in fundamental duty it is a between the age of 6 to 14 years, and a 45 वहां पर क्या टाइम पीरियड है, Below 6 years. below 6 years, Below 6 years. and in article 21A, article Up to 21 14 years. Up to 14 years. up to 14 years। तो ये आप तीनों डेट्स याद रखेंगे, कितना कितना पीरियड्स दिया गया है, अप टू 14 सर ईयर्स। 21A में तो 6 to 14 years ही है। हाँ जो, तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं अप टू 14 नहीं है मैम, आप एक बार प्लीज चेक करिएगा, 6 6 टू to 14. 6 टू 14 एट द एज, क्या है, पूरा रीड करेंगे वहां पर क्या है, 21A, no. हाँ 21 कैपिटल ए, 21 capital A says right to education. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to यस 14 एट years. द एज 6 टू 14 ईयर्स। यस प्लीज, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, एट द एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स, एंड इन 51 कैपिटल ए के, दैट इज अ बिटवीन द एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स। इज इट क्लियर? But between the age of 6 and 14 years. हाँ yeah. 6 and 14 ईयर्स, करेक्ट करेक्ट, 6 and 14 ईयर्स। हाँ जी, आपको डिफरेंस पता चला यहाँ पर, गुरलीन, तनुजा और बाकी के लोग जो हैं यहाँ पर, Yes, sir. कनिका, आई थिंक कनिका इस क्लास में है या नहीं है, मान्या, यस सर, ओके, समझ में आपको आ रहा है ये, यस सर, कोई डाउट है किसी को, इप्सिता? चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार मैसेज में मुझे बताइए प्लीज़, यस में करके। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? सर लास्ट वाले में सर छोटा टाइटल में क्या लिखेंगे, जैसे सब आपने फर्स्ट में बताया था एवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, छोटा कुछ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू सेंड, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। ओके ओके, बस नॉर्मल सा लिख लीजिए, एज याद रखिएगा, एट द एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज। Yes, sir. Okay, there are two cases, please note down. अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2008, दो केसेस नोट कर लेंगे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी में। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2008 SCC, and second case Bijwai Emmanuel versus State of Kerala. First case is Ashok Kumar Thakur versus Union of India,
2008 SCC, and second is Bijoy Emmanuel versus State of Kerala EIR 1987 Supreme Court. तो सबसे पहले आप अशोक कुमार ठाकुर की रीजनिंग नोट कर लेंगे. अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 SCC. जस्टिस भंडारी ऑब्जर्व. all the citizens placed together, all the citizens placed together, and all the citizens placed together, and Sir, what together? together, Please. placed together, PLAYS. PLA, placed, PLACED, placed together. All the citizens placed together, and hence though Article 51A does not expressly cast any fundamental duty on the state, though Article 51 capital A does not expressly cast any fundamental duty on the state, comma, the fact remains that the duty of every citizen of India, is the collective duty of the state, हाँ, क्या लिखा आपने एक बार बताएंगे? हाँ जी बताइए. गरलेन एक बार रिपीट करिए. Sir, yes, sir. The Justice Bhandari observed that all the citizens placed together, and hence, though Article 51(8) does not expressly cast any fundamental duty on the state, the fact remains that the duty of every citizen of India is the collective duty of the state. ओके तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ड्यूटी ऑफ स्टेट नहीं दिया गया है तो आपको ड्यूटी नहीं फॉलो करना है. इसमें सभी व्यक्ति एक साथ रखे गए हैं. इट इज़ अ कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ द स्टेट. क्या है ये? सारे सिटीजन्स एक साथ, ऑल टुगेदर सारे सिटीजन्स के लिए ड्यूटी दी गई है. तो ऐसा नहीं कह सकते स्टेट की ड्यूटी नहीं बनती है. कहा कि ये जो स्टेट है ये क्या है? कलेक्टिव है. सिटीजन्स ही तो स्टेट है ना. इट इज़ अ कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ द स्टेट. और इसके साथ ही एक और केस है बिजॉय इमैनुअल स्टेट ऑफ केरला. आई थिंक ये केस सभी लोग एक बार पढ़ चुके हैं. क्यों गरलेन? Yes, sir. Yes. National anthem के case है. हाँ, इस केस को आप सब ने पढ़ा है. और एक बार प्लीज़ इसमें कुछ है चीज़ें उनको नोट कर लेंगे. 51A कैपिटल A, 51 कैपिटल A clause A enjoins a duty on Indian citizens. Article 51 capital A clause A enjoins a duty on citizens to show respect to national anthem, however, so far no law has been made obliging countrymen to sing the national anthem. If he stands off respectfully, if he or she stands off respectfully
when the national anthem is sung, but doesn't join in the singing, but does not join in the singing, it is not a violation of fundamental duty under Article 51A small a. I think it is clear to all So of you. second पैरा सर रिपीट कर देंगे क्या? If he or she stands respectfully. When the national anthem is sung, थर्ड फॉर्म में सॉन्ग का क्या होता है? थर्ड फॉर्म SUNG. नेशनल एंथम इज सॉन्ग. हाँ, Sung, sir. yes, Sung, sung, correct, sung, 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 but doesn't join in the singing, but does not join in the singing, is not a violation of Article 51 capital A clause A. Sir, I'm sorry. What is the year of Bijoy Emmanuel? Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, AIR 1987 Supreme Court. And Okay, so I think it is clear to all of you. आप लोगों को ये समझ में आया होगा फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर. हाँ जी, अनुज, yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज़? कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है यहाँ पर, प्लीज़ पूछ सकता है मुझसे. आज मैं कोशिश करने वाला था कि मैंने कहा था कि शायद ये प्रोविज़न आपको खुद पढ़ने के लिए बोला था मैंने. सृष्टि, सर पढ़ के आने के लिए कहा था आपने. अच्छा, हाँ. इसके साथ ही मैंने उम्मीद की थी कि शायद ये मुझे ना पढ़ाना पड़े, लेकिन नहीं पढ़ाने से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको याद नहीं हो पाते. आई थिंक आप लोगों को इससे बेनिफिट ज़रूर मिला होगा. आपने जो जिस तरीके से आज आप लोगों ने इसको देखा है, शायद आप लोग इसको याद भी रखेंगे. ठीक है. सर क्लाउड चार्ट इजी हाँ. है हमारे लिए. और इससे ये है कि आपके जो ऑप्शंस में आएंगे क्वेश्चंस, वो गलत नहीं होने चाहिए कि DPSP में क्या दिया गया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और ख़ासकर इन्वायरमेंट में ही कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है. वहीं पर 3 जगह दिया गया प्रोविज़न, तो पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, फंडामेंटल DPSP कौन सा है, फंडामेंटल राइट के. तो आप लोग इसको रिवाइज़ करेंगे. मैं तो आज स्टार्ट करने वाला था. आप लोगों के लिए प्रिपरेशन तो ये थी कि आज प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन मिड में स्टार्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर मेरा भी जो पढ़ाने का तरीका है वो बदल जाता है. क्योंकि जिस टॉपिक के लिए आप तैयार होकर रहते हैं ना, उस टॉपिक को उसी समय में कंप्लीट करना होता है. ठीक है. और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे. तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के और बैरक में देख लेंगे एक बार कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव दोनों में सिमिलर प्रोविजंस हैं. मैं जब पूछूंगा तो आप मुझे टिप पर बता दें. ऐसा ना हो कि बैरक में ढूंढने चले जाएं आप. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव के चैप्टर खोल कर रखेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रोविजंस ओपन करके रखेंगे, ताकि हम कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गवर्नर के लिए क्या एज है, गवर्नर के लिए क्या इलेक्शन है या अपॉइंटमेंट है, या प्रेसिडेंट के लिए क्या इलेक्शन है, या फिर टेन्योर क्या है प्रेसिडेंट का या गवर्नर का. तो वी विल डिस्कस कंपैरेटिवली द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ताकि हमको दोनों प्रोविजन एक साथ पढ़ने में समझ में आए और हम दोनों को एक साथ लेकर के चल पाए. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन Thank you, प्लीज? sir. कोई अगर पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे भी. ठीक है. किसी को कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप लोग दे सकते हैं प्लीज़. हाँ जी. ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो हरियाणा जुडिशरी दे रहे हैं? प्लीज़ कोई बता सकता है मुझे हैंड रेस करके एक बार. हाँ जी. बाकी और कोई नहीं है इसमें? चलिए ठीक है. फिर अगर कोई नहीं है इसमें अगर, तो बाकी. हाँ जी, मान्या. सर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट बहुत टफ लगता है.
बहुत टफ लगता है, कोई नहीं, जब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव ना तो वो टफ नहीं रहेगा, ठीक है। वी विल डिस्कस फ्रॉम द ओरिजिनल साइड, जहाँ से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी उठा करके आपने चैप्टर में पढ़ना शुरू कर दिया। सीआरपीसी में आप लोग जो हैं उन लोगों को शायद क्लास समझ में आई होगी कि यस सर। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सीधे एफआईआर बताने लग जाइए, जिसको यही नहीं पता है कि ऑफेंस किधर है, क्यों। तो पढ़ाने का एक तरीका होता है, जिस तरीके से आप समझेंगे। और आपने कहा ना कि आपको समझ नहीं आया या टफ लगता है आपको, अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं आप प्रोविजंस, तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। यू आर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और आपको प्रेसिडेंट बनना है। आपको पता होना चाहिए कि इसको बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन के साथ ही क्या आपके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट रहेंगे, इलेक्शन का मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, हु विल होल्ड द इलेक्शन, कितने दिन में इलेक्शन होता है, यही सारे प्रोविजंस दिए गए वहाँ पर। ऐसा तो कोई बहुत टफ प्रोविज़न दिया नहीं गया। मान्या यस सर। लेकिन यस सर। एक सिस्टम है, एक मतलब एक सीरीज़ है, उस सीरीज के मुताबिक आप अगर सोचेंगे, जैसे किसी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या चाहिए उसको? क्राइटेरिया। हाँ जी तनुजा। Eligible. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट मीन्स क्वालिफिकेशंस। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पता चला आप माइनर हैं और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट का, या फिर पता चला कि आपकी एज ही नहीं है जो एज प्रिस्क्राइब्ड है उस चुनाव के लिए, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए किसी भी इलेक्शन की। तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे ना, तभी तो आपको प्रपोज करेगा कोई कि हाँ आप ठीक है, आपकी एज भी ठीक है, आपके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी आपके पास कोई नहीं है, ठीक है, ओके, आप लड़ सकते हैं चुनाव। आपकी एज इतनी है, ठीक है, इंडियन है, ओके, सिटीजन है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं आप, करेक्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मान्य बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। थैंक यू सर। ओके। एंड रश्मि आपने कुछ पूछा था, प्लीज़। एक्चुअली सर मेरी सीआरपीसी की लास्ट की 2 क्लासेस मिस हो गई हैं, तो प्लीज़ अगर पब्लिक कर दें वीडियो। एक्चुअली पब्लिक तो नहीं हो पाएंगी रश्मि, आपको मिल जाएंगी। एंड इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट शेयर प्राइवेट लिंक टू एनीवन। इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मतलब जो है वो डायरेक्शन है, किसी को भी आप क्या नहीं करेंगे, ओके सर। किसी को भी नहीं शेयर करेंगे आप सभी लोगों से। और उसके साथ ही कंटेंट जो भी आपके पास आपको दिया जाता है आपके लिए है, वो आप उसका व्यवहार करेंगे तो ठीक है, फिर आप उसको अगर बहने का व्यवहार करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा फिर, क्यों। So I also wanted constitution के lectures and actually I have missed. हाँ आपको तनुजा मैंने पहले शायद भेज दिया है, लिस्ट भेज दी है मैंने आपको, तो आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। जो लिस्ट है वो उसमें सारे लेक्चर्स हैं, करेक्ट, आपके पास प्राइवेट लिस्ट है, ओके। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड